चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने क्या लास्ट क्वेश्चन लिखा था? दहन ऊष्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन ऊष्मा। लिखो क्वेश्चन, लिखो विलयन ऊष्मा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन विलयन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? विलयन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन, हेरी डालिए। देखिए विलयन कैसे बनता है, कैसे बनता है विलयन? जब विलेय को कहां घोला जाता है? विलायक में घोला जाता है, तब क्या मिलता है? विलयन मिलता है। जैसे चीनी को हमने जल में घोला तो चीनी कौन है? विलेय है, और जल कौन है? विलायक है। अब कितना घोलेंगे, कितना घोलेंगे? बोलो, कल से चर्चा चल रही है। 1 मोल घोलेंगे। कितना घोलेंगे? तो 1 मोल विलेय को विलायक में घोलने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी, उत्पन्न होगी या प्लस माइनस, उसे हम क्या कहेंगे? विलयन ऊष्मा कहेंगे। जैसे MgSO4 एग्जाम्पल देखो, MgSO4 है, इसे जल में घोला जाएगा। ठीक है, तो जल में घोलने पर MgSO4 एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और प्लस 20.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक इसी प्रकार से KCl सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसे हम जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर KCl का जलीय विलयन बनेगा, यानी एक्वस। एक्वस AQ लिखा हुआ -44 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होगी। जैसे हम चूना को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? पूरा विलयन खौलने लगता है, और ग्लूकॉन डी हाथ पे रखो या यूरिया रखो, उसमें जल डालो तो हाथ ठंडा ठंडा लगता है, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। चूने को जल में डालने पर ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ के 1 मोल को, यानी विलेय पदार्थ यहाँ कौन है? विलेय है। किसी विलेय के 1 मोल को जल में घोलने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन ऊष्मा कहते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग, देखो 1 मोल विलेय को विलायक में घोलने पर एक मोल विलेय को विलायक में घोलने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, उसे विलयन ऊष्मा कहते हैं। उसे विलयन ऊष्मा कहते हैं। विलयन ऊष्मा अंडरलाइन करो और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं केवल ये नोट करिए।
डेल्टा एच के फॉर्म में कितनी हो जाएगी बोलो। जब हम डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, -20.3 किलो कैलोरी, और ये डेल्टा एच के फॉर्म में कितनी हो जाएगी, +44 किलो कैलोरी। तो डेल्टा एच का फॉर्म, एच के फॉर्म में भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी है, अब वो एनर्जी कई रूपों में हो सकती है। जैसे हम आप भी एक सिस्टम है, ठीक है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कई रूपों में है। हमने जो एनर्जी गेन की है वो कई रूपों में गेन की है। पानी पीने से हमें एनर्जी मिली है, खाना खाने से एनर्जी मिली है, जिसमें हमने रोटी खाई उससे एनर्जी मिली, चावल खाया उससे एनर्जी मिली, सब्जी खाई उससे एनर्जी मिली, ठीक है। आपके साथ हम मुस्कुराए, इससे भी एनर्जी मिलती है। जैसे कोई सुस्त मुस्त बैठा हो और आप कोई हंसने वाली बात कोई कह दे और उसे हंसी आ जाए तो अपने तो पूरा शरीर में एनर्जी आ जाए। तो विभिन्न रूपों में कोई सिस्टम होता है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे, कई प्रकार की एनर्जी होती हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी यानी क्या कहेंगे इसको, काल्पनिक ऊर्जा, ठीक है। तो कई प्रकार की ऊर्जा होती है। उन सारी ऊर्जाओं का जो टोटल है, जैसे हमने ऊर्जा को अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, लेकिन किसी सिस्टम के पास विभिन्न रूपों में जो उसने ऊर्जा प्राप्त की है, उन सभी ऊर्जाओं का जो योग है, सम है, जो टोटल है, वही क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा, अंदरूनी ऊर्जा, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जो उसको विभिन्न रूपों में प्राप्त होती, किसी एक रूप से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो किसी निकाय को विभिन्न रूपों में प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं के योग को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं या यू से प्रदर्शित करते हैं? ई या यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है थर्मोडायनामिक्स में। अगर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा E1 है और अंतिम अवस्था की ऊर्जा E2 है, तो ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा, डेल्टा E या डेल्टा U, ध्यान देंगे, डेल्टा E या डेल्टा U, वो किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1 के बराबर होगा। या मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन की जो एनर्जी है वो क्या है? ER है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? EP है। इसकी एनर्जी ER, इसकी एनर्जी EP। थर्मोडायनामिक्स का रूल क्या कहता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा E क्या आएगा? डेल्टा E बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा E या डेल्टा U क्या हो जाएगा? फाइनल, यानी बाद में बना जो, और जो पहले था बाद में कौन बना? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? EP, और पहले कौन था हमारे पास? इनिशियल, माइनस ER आ जाएगा। क्लियर है? तो आंतरिक ऊर्जा क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी निकाय को विभिन्न रूपों में प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं के योग को हम क्या कहते हैं? उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय को जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, जैसे इसके पास एक एनर्जी है U, ठीक है, U या E, जिससे प्रदर्शित करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम कहेंगे। अब इसको हम बाहर से ऊर्जा दे दी,
बाहर से हमने इसको ऊर्जा दी, तो बाहर से जो हम ऊर्जा देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। समझ में बात आ गई? तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर हम इस सिस्टम से कोई कार्य करवा लें तो इसकी एनर्जी कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊर्जा कार्य में बदल जाएगी, ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अभी जब इसके पास एकदम कोई चीज शांत भी रखी हुई है तो उसके पास भी एक एनर्जी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ईंट जो है आपके छज्जे के ऊपर रखी हुई है, गिरने वाली है, और थोड़ा सा बंदर आ गया, उसने उसमें हाथ लगा दिया, तो उसने फोर्स नहीं किया, जरा खिसका दिया और वो चीज अपने आप नीचे चली जाएगी, या फिर उसको जो है नीचे तक लाना पड़ेगा? अपने आप चली जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा है, उसके पास एनर्जी थी तब तो वो नीचे आ गई, कहीं ना कहीं उसको एनर्जी, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ना, कोई बल कार्य कर रहा है। वो बल कौन है? वो बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो उसको ऊपर से नीचे तक लिए आएगा। तो यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ, वर्क, उस पर एक वर्क यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, और उस कार्य के रूप में वो एनर्जी है। भाई एनर्जी जो होती है उसके वो दो रूप में यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं, एक हीट के फॉर्म में और एक वर्क के फॉर्म में। यानी जो एनर्जी है वो वर्क भी एनर्जी का ही एक क्या है, रूप है। पहले दिन ही पहले लेक्चर में बताया था मैंने, वर्क भी क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क, कोई सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। विदाउट एनर्जी कोई सिस्टम वर्क कर लेगा क्या, बताइए? तो वर्क भी क्या है, एक एनर्जी का रूप ही तो है। इसीलिए जब हम किसी सिस्टम से वर्क करा लेते हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है, जूल थॉमसन प्रभाव, ये सब आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले इसमें था, अब ये सब हटा दिया गया है। ठीक है ना, जब सिलेबस कम किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, काफी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां पहले थी उन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो जूल थॉमसन प्रभाव होता है उसमें भी क्या होता है, यही सब चीजें होती हैं। गैसों का जो द्रवीकरण है वो इसी पर आधारित है। हम गैस से वर्क करा लेते हैं, तो वर्क कराने से क्या होता है, जो उसकी जो हीट है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो गैस है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद जब हम उसको दबाते हैं तो गैस द्रवित हो जाती है। जो सिलेंडर है उसमें गैस भरी जाती है। ठीक है, सिलेंडर हिलाओगे तो क्या होगा, गैस सिलेंडर हिलाते तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी जैसा, ऐसा लगता है पानी जैसा भरा, तो वो गैस ही, तो गैस द्रव अवस्था में है गैस ही किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में भरी हुई है। ठीक है, तो उसको कूल किया गया, तो गैसों की जो कूलिंग है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो खैर कुल मिलाकर के जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, किसी निकाय की टोटल एनर्जी। जो बाहर से भी आप एनर्जी दोगे वो भी यहाँ काहे में चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में ही तो चेंज हो जाएगी। दो तरह से यहाँ पर चेंज हो सकती है। देखिए, अगर ये सिस्टम है हमारे पास और हमने इस पर एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया सिस्टम पर, मान लो इसके अंदर गैस भरी है और हमने दाब को स्थिर कर दिया, तो क्या होगा, तो गैस जब हम यहां से एनर्जी देंगे डेल्टा एच, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एंथैल्पी कहते हैं। स्थिर दाब पर जो एनर्जी दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो इससे क्या होगा, एक तो डेल्टा ई ऊष्मा परिवर्तन होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी ये जो एनर्जी बाहर देंगे, और दूसरा क्या होगा, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो गैस पिस्टन पर दाब डालेगी, और पिस्टन पर दाब हमने स्थिर कर दिया है, तो पिस्टन मान लो यहां तक आ गया, तो ये क्या हो गया, वर्क ही तो हो गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच आपने दिया वो काय में खर्च हुआ, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हुआ, डेल्टा यू बढ़ाने में, और प्लस काय में खर्च हुआ, डब्ल्यू में खर्च हुआ, यानी कार्य में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो आपने यहां से एनर्जी दी वो कार्य और आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो गई। लेकिन अगर आप आयतन स्थिर कर देंगे, बी बराबर स्थिर कर दोगे, यानी पिस्टन जाम कर दिया आपने, पिस्टन को जाम कर दिया एकदम, अब पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी आयतन स्थिर, आयतन नहीं रहेगा, तब जो एनर्जी आप देंगे वो टोटल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी, यू में।
तब जो H आप देंगे वो किसके बराबर होगा, वो U के बराबर हो जाएगा। इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात आ गई तो वो हमने की। अभी एग्जैक्ट हमारे अंदर जितनी ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। आपके अंदर जितनी ऊर्जा है वो आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। इस ये जो चौक है इसके अंदर भी क्या है, एक एनर्जी है, वो इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अब इसको मिल जाएगी बाहर से तो बढ़ जाएगी इंटरनल एनर्जी, और इससे अगर आप छीन लोगे किसी रूप में तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा टोटल क्या होती है, किसी निकाय को जो विभिन्न रूपों में जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं उन ऊर्जाओं का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। जैसे आपने विभिन्न रूपों में प्राप्त किया, फल खा करके प्राप्त एनर्जी की, रोटी खा के प्राप्त की, सब्जी खाकर प्राप्त की, चावल खा के प्राप्त की, मोमो चल रहे हैं आजकल वो खा के प्राप्त की। तो विभिन्न रूपों में आपने ऊर्जा को प्राप्त किया, तो विभिन्न रूपों में वो ऊर्जा प्राप्त किया। आपके मम्मी ने आपके सिर पे हाथ फेर दिया, पापा ने फेर दिया, ठीक है, तो उससे भी आपको एक एनर्जी मिल गई, है ना। तो हाँ बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, ठीक है। किसी ने आपको हंसा दिया तो उससे आपको एनर्जी मिल गई। तो विभिन्न रूपों में आपको जो एनर्जी मिली है वही क्या है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखो, ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में, ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में, ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में अरे भाई ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में लिखो या स्थिर ताप व दाब पर लिखो, बात एक ही है। ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में किसी निकाय के निश्चित संघटन द्वारा, किसी निकाय के निश्चित संघटन द्वारा, घा बनेगा संगठन में, किसी निकाय के निश्चित संघटन द्वारा विभिन्न रूपों में प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं के योग को, विभिन्न रूपों में प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न रूपों में प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा अंडरलाइन कर दो, नई लाइन से लिखो। ये दोनों लड़कियां बहुत बात करती, मैंने एक दिन डांटा भी था, पक्की दोस्त हो ना, अलग अलग बैठा करो। पढ़ाई पर ध्यान कम है। नई लाइन लिखो, माना किसी निकाय की, अब एक दो को जो बात करते देखेंगे मैं बाहर करूंगा तब स्थिति सही होगी। ये बंद करो आप प्रियांशी। नहीं ना, देखो, माना किसी निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं, क्रमशः E1 व E2 हैं। माना किसी निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं, तो डैश लगा दीजिए, नई लाइन से लिखिए फार्मूला, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। डिब्बे में बंद करो फार्मूला को, पुनः नई लाइन से लिखो। यदि किसी अभिक्रिया में,
अभिकारक की ऊर्जा ER तथा उत्पाद की ऊर्जा EP है, तो डैश लगा दो, नई लाइन से लिखो डेल्टा E बराबर EP माइनस ER, डेल्टा E बराबर EP माइनस ER। नई लाइन से लिखो उपरोक्त समीकरण में यदि डेल्टा E धनात्मक है, यदि डेल्टा E धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। कैसी होगी? प्लस का क्या हो जाता है माइनस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस। धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। और यदि डेल्टा E ऋणात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी, तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। अगला प्रश्न लिखिए, अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले सभी गर्ल्स के सिग्नेचर हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो, अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए तथा किसी एक कारक के प्रभाव का वर्णन कीजिए, तथा किसी एक कारक के प्रभाव का वर्णन कीजिए, तथा किसी एक कारक के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए अभिक्रिया ऊष्मा को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। अभिक्रिया ऊष्मा को स्थिर दाब प्रभावित कर सकता है व स्थिर आयतन प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अलग अलग होती है। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऊष्मा धारिता पढ़ा होगा फिजिक्स में। सीपी होता है जो स्थिर दाब पर होता है और सीबी होता है जो स्थिर आयतन पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है आर। ये सब ये वाला एक समीकरण होता है फिजिक्स में, यहाँ भी होता है लेकिन उस लेवल का आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो देखिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन में अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर में आप चेंज कर दीजिए, यानी तापमान में परिवर्तन भी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करता है। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, देखिए पीवीटी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, इनमें कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होगी पक्का। ओके, लेकिन एक और भी कारक है, वो कारक कौन है? पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से भी अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तन होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी तो भी अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होती है। इस लड़के से कहो सीधा बैठे, आगे मुंह करके, और आगे बैठा करो, तुम्हारी लंबाई कम है ना, आगे वो इसको आगे करो,
ये छुप कर बैठता है, आए करो इसको। और तुम अगर अगली बार बोली तो मैं यहां बैठा लेंगे फिर हम। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था अभिक्रिया ऊष्मा को किस प्रकार से प्रभावित करती है उसको देखा जाए। तुम क्यों हंस रहे हो? मतलब मैं क्यों हंसे? मैंने इसको डांटा तो हंसे तुम क्यों हंस रहे हो? पढ़ाई पर फोकस करिए। आपको दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया भर से कल पढ़ाया था कि नहीं बताया था? आप जब क्लास में पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि हम सर हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बात खत्म। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और बेवजह तुमको कोई तंग करे तो तुम हमें बताओ सर हमें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा ना। अगर बेफालतू एक्टिविटी करते मैंने किसी को देख लिया सीधे बाहर होगा क्लास से। अब तो पदार्थ की भौतिक अवस्था जो फिजिकल स्टेट है वो भी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती है। कैसे करती है देखिए, जैसे ये हमारे पास H2 गैस है, हाफ O2 गैस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? H2O गैस, वेपर बनाएंगे, भाप बनाएंगे। तो पता है क्या होता है? तो 58 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 58 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। डेल्टा H के फार में तो खैर वो तो आप जानते ही हो, -58 किलो कैलोरी हो जाएगा ये। लेकिन सेम इसी रिएक्शन में H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दोनों मिलकर के जब H2O लिक्विड बनाते हैं यानी जल बनाते हैं, यहां भाप बन रही, यहां जल बन रहा है, तो यहां पर ऊष्मा 68.4 किलो कैलोरी उत्सर्जित होती है, जो कि डेल्टा H के फार में -68.4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो दोनों में अभिक्रिया ऊष्मा बदल गई। अच्छा, क्यों बदल गई? दोनों में बदल गई। यहां कम निकल रही, यहां ज्यादा। क्योंकि जल का एग्जाम्पल है तो आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। भाप गर्म या जल? बोलो, भाप गर्म है। इसका मतलब अभी भाप के अंदर ऊष्मा है। जब वो ऊष्मा ये बाहर निकल जाएगी तो भाप काहे में बदल जाएगी? जल में। ठीक है ना? तो यहां पर कितनी? 58 किलो कैलोरी। और यहां जब भाप से जल बनेगा तो और ऊष्मा निकलेगी, तो कितनी निकली? 68। कैसे निकली? भाप से जल बनने में बता रहा हूं। कितनी निकलेगी तब जल बन पाएगा? 10.4। वेरी गुड। कौन बोला? हाथ खड़ा करो। 10.4 कौन बोला? मैं इनसे ये बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इससे ये जब बनेगा, वेपर से ये क्या बनेगा? लिक्विड। ठीक है ना? तो जब भाप काहे बदल जाएगी? जल में, तो कितनी ऊष्मा और निकल रही है? 10.4 निकलेगी। 58 है यहां पर, इसके अंदर 10.4 एक्स्ट्रा है इससे। जब वो भी निकल जाएगी तो क्या होगा? जल काहे में बदल जाएगा? भाप काहे में बदल जाएगी? जल में। अब जल को अगर भाप में बदलना है तो इतनी ऊष्मा 10.4 इसको देनी पड़ेगी, तब ये काहे में बदल जाएगी? जल काहे में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों रिएक्शनों में एक ही यौगिक बन रहा है, एक ही पदार्थ बन रहा है H2O, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था पहली अभिक्रिया में क्या है? गैस है यानी वेपर है, और दूसरी अभिक्रिया में क्या है? लिक्विड है अर्थात जल है। तो दोनों ही अब पदार्थ एक ही है, लेकिन उसकी अभिक्रिया ऊष्मा अलग अलग हो गई। एक ही पदार्थ की अभिक्रिया ऊष्मा चेंज हो गई। क्या चेंज होने से? क्या चेंज होने से? फिजिकल स्टेट चेंज होने से, भौतिक अवस्था बदलने से। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने से भी अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? तो ये 4 कारक हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्लस क्या हो जाएगा? फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसमें भी यदि कोई चेंज होता है तो भी अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होती है। समझ में बात आ गई? तो लिख लीजिए, लिखो। अभिक्रिया ऊष्मा को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उत्तर लिखो। अभिक्रिया ऊष्मा को निम्न कारक प्रभावित करते हैं।
लिखो नंबर 1, स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होती है। स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होती है। स्थिर दाब पर क्या होगा, जो सिस्टम को आप एनर्जी देंगे उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और वर्क होगा, अभी बताया था मैंने पिस्टन लगा करके। और स्थिर आयतन पर क्या होगा, पिस्टन एकदम फिक्स कर दिया जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होना है। तो क्या होगा, जो एनर्जी आप उसको देंगे वो काय में कन्वर्ट होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी में, अभी बताया था। तो सिंपल सी बात है, दो स्थिर दाब पर इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ साथ वर्क भी हो रहा है, तो सिंपल सी बात है अभिक्रिया ऊष्मा आपको अलग प्राप्त होगी। और स्थिर आयतन पर वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, पिस्टन फिक्स कर दिया। अब जो भी एनर्जी दोगे उससे क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है अभिक्रिया ऊष्मा भी उससे प्रभावित होगी। तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा प्रभावित होती है। दूसरा लिखिए नंबर 2, तापमान में परिवर्तन अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करता है। तापमान में परिवर्तन अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करता है। तापमान में परिवर्तन अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करता है। नंबर 3 लिखो, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती हैं। अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती हैं। अब एग्जाम्पल में दोनों अभिक्रियाएं उतारो, एग्जाम्पल में दोनों अभिक्रियाएं उतारो। केवल पढ़ने वाला बच्चा क्लास में बैठेगा, ना पढ़ने वाला फालतू बात करने वाला बाहर क्लास से दिखाई देगा। उतार लिया आपने। एक लाइन जो लिखी थी उसमें थोड़ा सा 2-3 शब्द और जोड़ लीजिए। आपने अभी क्या लिखा था, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती हैं। इसमें एक लाइन छोड़ 2-3 शब्द बढ़ा लो, जैसा कि निम्न प्रकार स्पष्ट है। जैसा कि निम्न प्रकार स्पष्ट है, उसी में बढ़ाओ, उसके आगे यहां जगह नहीं है, उसी पॉइंट में बढ़ाने को बोला गया है। अलग से लिख रही हो, जीरो है बुद्धि एकदम। उसी लाइन में बढ़ाने को बोल रहा हूं ना। अगर मुझे नई लाइन से लिखाने को होता तो मैं ये क्यों इतना लंबी कहानी बताता, सीधे कहता नई लाइन से लिखो। दिमाग है कि नहीं है? क्या बोला, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती हैं, जैसा कि निम्न प्रकार स्पष्ट है। तो ये आपने उतार लिया, बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल अब जो है एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है एग्जाम में। देखो, एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? एंथैल्पी
ऐसे लिखा जाए। एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? आगे लिखो। आंतरिक ऊर्जा से इसका क्या संबंध है? आंतरिक ऊर्जा से इसका क्या संबंध है? तो देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। एंथैल्पी क्या है? हमने अभी क्या बोला था कि ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर क्या भरी हुई है? एक गैस भरी हुई है ये, ठीक है। अभी इसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको ऊर्जा देंगे बाहर से। हमने इसको डेल्टा एच ऊर्जा दी, ऊष्मा दी, तो क्या होगा? हमने यहां क्या कर रखा है? दाब को स्थिर कर रखा है। P बराबर कैसा है? स्थिर है। P कैसा? स्थिर है। यानी जैसे हमने इस पर दाब अप्लाई कर दिया, 200 एटमॉस्फेयर अप्लाई कर दिया, तो वो 200 एटमॉस्फेयर 200 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ में बात आ गई? मान लो इस पर हमने 5 किलो का बाट रख दिया, ऐसे समझ लो, तो वो 5 किलो ही रखा रहेगा, उसके ना कम करना है ना ज्यादा करना है। तो सिंपल सी बात है, जब स्थिर दाब पर आप किसी को हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो क्या होगा? एक तो वो क्या करेगी, अंदर जाकर के जो डेल्टा ई है आंतरिक ऊर्जा, ये परिवर्तित होगी, और जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो गैस फैलेगी, तो पिस्टन पर क्या डालेगी? दाब डालेगी, और पिस्टन कहां से कहां खिसक जाएगा? मान लो पिस्टन यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो जब पिस्टन यहां तक आ गया, ठीक, तो क्या हुआ? इतना क्या हो गया? इतना जो है वर्क हो गया। क्या हो गया? कार्य हो गया। तो स्थिर दाब पर किसी निकाय को जो हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, स्थिर दाब पर ध्यान रखेंगे, वही ऊष्मा क्या कहलाती है? उसका एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी परिवर्तन कहलाती है, ठीक। तो जो H है वो उसने क्या किया? एक तो क्या किया? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की, और क्या किया? और क्या किया? और वर्क किया। तो डेल्टा H जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा E प्लस W के बराबर हो जाएगा। डेल्टा E प्लस W के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। या अगर हम E की जगह पर U का उपयोग करेंगे तो डेल्टा U। समझ में बात आ रही? तो आप इतना तो ध्यान रखेंगे ही इस बात के लिए। U का भी यूज किया जा सकता है। या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस W, ये लिख सकते हो। क्लियर? और डेल्टा H के स्थान पर आप Q का भी यूज कर सकते हो, Q, स्मॉल Q का यूज कर सकते हो, जो एनर्जी आप इसको दे रहे हो, ऊष्मा। क्लियर? अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि इसको हटा दें, कहाँ है? डबल डबल लिखोगे, कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। ध्यान रखिएगा, डेल्टा ई की जगह पर डेल्टा यू का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा मिल जाए तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए कि ये कोई अलग चीज है, एक ही बात है, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं, फिजिक्स में आपने लोगों ने पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है? P डेल्टा V। यही तो होता है। W बराबर क्या होता है? P डेल्टा V, यानी वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? अरे वर्क जो यहां पर हुआ है वो वर्क क्या है आप बताइए? स्थिर दाब पर जो आयतन यहां पर चेंज हुआ है उतना ही तो वर्क हुआ है। अभी आयतन कितना था? इतना। अभी इतना आयतन, तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? इतना ही हुआ ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वही तो वर्क है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम चेंज हुआ डेल्टा V,
कांस्टेंट प्रेशर पर, वही क्या कहलाएगा, वर्क। ये सब फिजिक्स में पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? क्या क्या पढ़ते हो फिजिक्स में भाई? ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स तो जरूरी है आपको थोड़ा बहुत आना, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है, W बराबर P डेल्टा V होगा, ठीक है। स्थिर दाब पर जो वॉल्यूम चेंज होगा वही वर्क के बराबर होगा। यहाँ हो क्या रहा, वॉल्यूम चेंज ही तो हो रहा है। स्थिर दाब पर वॉल्यूम चेंज हो गया, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, यही किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, तो P डेल्टा V हो गया। तो इसलिए डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा B लिखा जा सकता है। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा। अब चूंकि P डेल्टा V आप जानते हो किसके बराबर होता है, चूंकि P डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा NRT। ये नहीं पढ़े हो तुम लोग, PV बराबर NRT होता है कि नहीं होता है, बोलिए। तो P डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा NRT। ये गैस समीकरण है यार, ये भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, तो पढ़ा क्या है। तो P डेल्टा V की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा NRT। तो एक और फार्मूला आ गया। तो इसलिए अतः, या इसी चिन्ह को बना दो, अतः डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। यह भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो एंथैल्पी की एकदम सिंपल परिभाषा होगी। एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज है। जब डेल्टा किसी के आगे लगा देते हैं वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, यानी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। H एंथैल्पी है और डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है। क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा लगा हुआ है तो वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं लगा हुआ है तो वो टोटल जो भी एनर्जी या हीट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो एंथैल्पी का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन होगा कि स्थिर दाब पर किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, जो आपने इसको कुल ऊष्मा दी है, वो क्या कहलाएगी, उसका एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, या एंथैल्पी परिवर्तन कहलाती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, लिखो, स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित होने वाली, किसी निकाय द्वारा अवशोषित होने वाली स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित होने वाली कुल ऊष्मा को उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं, उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं। अब आ जाए एंथैल्पी परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसी में लिख दीजिएगा एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो क्या करेगी, उतनी एनर्जी को चेंज करेगी ना, उतना परिवर्तन भी उतना ही होगा। भाई H आपने दिया तो इसकी पहले से जो एनर्जी थी वो थी, तो चेंज भी तो उतना ही करेगी। समझ में बात आ गई। तो एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। एक ही बात है, एग्जाम में हो सकता है एंथैल्पी परिवर्तन क्या है समझाओ, तो यही डेफिनेशन लिखनी, तो लास्ट में बस लिख दीजिएगा एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं इसी डेफिनेशन में। क्लियर है। एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट नोट कर लीजिए, ये इसमें जो डेल्टा H क्या है, ये एंथैल्पी ही तो है भाई, अवक्रिया ऊष्मा ही तो एंथैल्पी है। ठीक है। और एक जो है नोट कर लीजिए आप लोग, ऊष्मा शोषी, अभिक्रिया के लिए नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड नोट कर लीजिए। N2 प्लस O2 उत्क्रमणीय 2NO माइनस 43.2 किलो कैलोरी। एंथैल्पी के फॉर्म में क्या होगा, प्लस 43.2 किलो कैलोरी। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, एक दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालो, एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध, हेडिंग डाल ली। एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। अब आप ये डायग्राम बना लीजिए और ये संबंध लिखे हुए हैं, ये सारे फार्मूला नोट कर लीजिए। एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध, ये जितने भी ये फार्मूला लिखे हैं ये सब नोट करने हैं और डायग्राम बनाना है। ये नोट करिए और डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाइए एक साइड में और उसी की साइड में फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, करिए इतना कार्य। अब देखिए कुछ लोगों ने क्या किया है, इसको अलग लिखा, फिर लाइन खींची, फिर ये लिखा। अरे भाई ये इसी के नीचे लिखना, हमारे पास जगह ही नहीं थी तो हमने वहां लिख दिया। कुछ लोगों की मैंने कॉपी देखी है अभी, उसमें लाइन खींची फिर इधर लिखा। तुम लोगों से एकदम हद है, क्या करोगे तुम लोग, हमें समझ में नहीं आता है। तुम लोग कोई ना कोई खोज करके ही मानोगे लग रहा है। ठीक, इसके आगे कल क्लास होगी। ठीक है।